नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। हम संधि का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, उस संधि के टॉपिक में 3 संधियां थी। पहली संधि स्वर संधि थी, दूसरी व्यंजन संधि थी और तीसरी विसर्ग संधि थी। हम पढ़ रहे थे पहले स्वर संधि। संधि बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि के हमने शुरुआती भेद थे वो लगभग पढ़ लिए। आज हम अंतिम भेद पढ़ रहे हैं। इसका अंतिम भेद हमारे 10th क्लास तक अंतिम भेद होता है, वो होता है पर रूप। हमने इसके पहले जो रूप पढ़ा वो था पूर्व रूप। पूर्व में जो वर्ण है उसकी रूप जैसा रूप हो जाना पूर्व रूप था। अब पर रूप। देखिए, प्रत्येक संधि के नाम में उसकी परिभाषा लिखी हुई है, उसकी परिभाषा छिपी हुई है, हमें उसको पहचानना है। कई बार देखो, आदमी में इतनी प्रतिभाएं होती है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। आदमी प्रतिभाशाली होता है क्योंकि आदमी ईश्वर की संतान है और ईश्वर में आपको पता है सब कुछ होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, अगली जो संधि पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे। दीर्घ हो रहा था यण के अंदर, यण चल रहा था। गुण के अंदर गुण वर्ण थे और गुण वर्ण कितने थे? 3। गुणवर्ण में गुण क्या क्या बन रहा था? ए बन रहा था, ए बन रहा था और ओ बन रहा था। गुण में 3 वर्ण बन रहे थे, वो गुण था। वृद्धि संधि, वृद्धि हो रही थी और वृद्धि वर्ण कितने होते थे? वृद्धि वर्ण 3 थे। वृद्धि वर्ण 3 कौन कौन से थे? या तो था दीर्घ आ, या था ऐ और या था औ। जब आ बन रहा था या ऐ बन रहा था या औ बन रहा था, वृद्धि हो रही थी। वृद्धि के बाद हमने जो संधि पढ़ी थी यण, यण में क्या हो रहा था? यण हो रहा था। यण में क्या चीज थी? यण में य व र ल हो रहा था। 2 वर्णों के मिलने पर या तो यह हो रहा था, 2 वर्णों के मिलने पर या तो वह हो रहा था, 2 वर्णों के मिलने पर या तो र हो रहा था और या तो ल हो रहा था। तो संधि कौन सी बन रही थी? यण। यण में शर्तें भी थी कि जो 2 वर्ण मिलेंगे वो वर्ण कौन से होने चाहिए? इधर था इक और इक के बाद में क्या आ रहा था? इको यणसी में इधर इक आ रहा था, इधर कौन आ था? अच आ रहा था। इक के बाद में अच आने पर क्या बन रहा था? यण बन रहा था। यण में 4 वर्ण थे, यवरल। यवरल अगर बन रहे थे तो यण संधि हो रही थी। हमने अयादि पढ़ी। अयादि में आए, अब, ए, आए, अब, आव, ये 4 वर्ण बन रहे थे और शर्त भी थी। अयादि कब बन रही थी? उधर ए और ओ आने पर बन रही थी, ऐ और औ आने पर बन रही थी। इधर स्वर कोई भी आश्रित अयादि बन रही थी। हमने पूर्व रूप पढ़ी, उसका सूत्र था में एंग पदांता तति। एंग प्रत्याहार के बाद में ए आने पर पूर्व रूप। पूर्व जो में वर्ण था, पूर्व में जो वर्ण था उसके रूप जैसा रूप हो गया था, इसलिए पूर्व रूप थी। अब हम अंतिम जो स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जो अंतिम जो संधि पढ़ रहे हैं, उस अंतिम संधि का नाम क्या है? आज हम जो संधि पढ़ रहे हैं वो संधि है पर रूप। पर रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? पर रूप। देखो नाम क्या है? पर रूप। पहले हमने संधि पढ़ी, उसका क्या था? पूर्व रूप। उधर वाला वर्ण इधर आ गया तो क्या बन रहा था? पूर्व बन रहा था। अब ये जाएगा उधर, वो क्या बनेगा? पर। समझ गया? बिल्कुल, ये तो क्लियर हो गया। आप पूर्व में पर में समझ गए। पूर्व में ये कौन था? पूर्व था। ये कौन था? पर। तो पूर्व रूप में क्या हो रहा था? पूर्व में यहां कौन था? ए और ओ था। पर में इधर कौन था? ए था। तो पूर्व रूप में क्या बन रहा था? ए इधर आके क्या बन रहा था? पूर्व बन रहा था। अब ये मान रहे, इस संधि में मान लो ये कौन है? पूर्व। ये कौन है? पर। अब संधि कौन सी है? पर रूप। तो जो पर में वर्ण कौन सा है? ये वाला। तो ये जो वर्ण था, अब इसमें कौन कौन से आएंगे ये हम पढ़ेंगे भी। अब ये नहीं इधर ए और आएंगे, ये नहीं है। ये हम सूत्र पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा इस पर रूप में इधर कौन आएगा, इधर कौन आएगा, ये सूत्र के बाद में। चलो हम पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा एंगी पर रूपम। क्या होगा? एंगी पर रूपम। मैं सूत्र लिख देता हूं इसका, एंगी पर रूपम। देखो सूत्र इसका है एंगी पर रूपम। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो ये आगे इसमें सप्तमी आ गई एंगी, अच्छी। अच से बन गया अची, मनस से मनसी, जगत से जगती, अत से अति और एंग से एंगी। एंग। एंग प्रत्याहार हम पूर्व रूप स्वर संधि के अंदर पढ़ चुके हैं। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे थे? ए, ओ और गए। तो यहां से शुरू हो रहा था, यहां तक आ रहा था। ये किसी काम का नहीं है, 2 चीज ए और ओ। तो एंगी, एंगी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी का मतलब
बाद में आने पर, सप्तमी का मतलब बाद में आने पर, समझिए। तो आप हम पढ़े थे अकै सवर्णे दीर्घे, सवर्णे में सप्तमी थी तो सवर्ण कहाँ आ रहा था, बाद में। हम पढ़े थे इको यणची, इको यणची में अच कहाँ आ रहा था, बाद में आ रहा था। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची में एच कहाँ आ रहा था, बाद में आ रहा था। हम पढ़ रहे थे एंगोपदांतात अति, अति में अत कहाँ आ रहा था, बाद में आ रहा था। एंगी पर रूपम में, एंगी में कौन सी विभक्ति, सप्तमी, तो एंग कहाँ आएगा, बाद में आएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब एंग बाद में आएगा, इतना तो अब पहले क्या आएगा ये हमें देखना केवल। तो इतना तो निश्चित हो गया कि एंग कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा बिल्कुल, बाद में आएगा। तो हम पर में लिख देते हैं ए और ओ लिख देते हैं। क्लियर बिल्कुल, या तो ए या ओ, या तो ए या ओ। इधर कौन आ रहा है, तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं सूत्रों में कि सूत्रों में कुछ कमी है, तो हम पहले वाले सूत्र से उधार लेते हैं। तो हमने वृद्धि संधि पढ़ी, वहां हमने सूत्र पढ़ा था उपसर्गात रिक्ति धातु, उपसर्गात रिक्ति धातु। उपसर्ग के बाद में, उपसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, धातु। अब देखो ये चीज एक और, यहाँ पर जो ए और ओ आएगा वो कौन से आएंगे, धातु के आएंगे। शब्द एव नहीं आएगा, एव नहीं आएगा, क्योंकि उपसर्गात रिक्ति धातु। उपसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए, धातु। और यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होना चाहिए, अवर्णांत। उपसर्ग कौन सा होना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग। ध्यान से बिल्कुल सुनो आप, उपसर्गात रिक्ति धातु से हम क्या लेके आए हैं, उपसर्ग और धातु लेनी चाहिए। मतलब इधर तो क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। और उपसर्ग कौन सा आएगा, अवर्णांत उपसर्ग आएगा। अवर्णांत उपसर्ग जो भी है, अर्थात जिस उपसर्ग के अंत में ए वर्ण आए वो अवर्णांत उपसर्ग है। समझ गए आप। नी, क्या नी उपसर्ग अवर्णांत है, नहीं है। निर में रह के हलंत है, क्या अवर्णांत है, नहीं है। निश, दुश, दु है, ये अवर्णांत नहीं है। अवर्णांत उपसर्ग कौन सा आ रहा है, प्र। अवर्णांत उपसर्ग कौन सा आ रहा है, उप। तो जो जिनके अंत में अवर्ण आता है वो अवर्णांत है। अब इधर जो ए और ओ एंग आ रहा है, वो एंग कौन सा आना चाहिए, लिख लो आप, या आप लिख लेना कि इधर ए और ओ कौन सा आना चाहिए। नहीं, इधर आ रहा था गर्भे, तो इधर गर्भे आ जाएगा। इधर आ रहा था मान लीजिए आपके पहले हरे, इधर हरे आना चाहिए, हरे वाला रे, नहीं, गलत, बिल्कुल ही गलत। यहां पर हरे में रे कहां, एक आ रहा था बाद में, यहां एक कब आ रहा है, पहले। क्लियर सर, इधर हरे आ रहा था, क्या एकदम हरे इधर लिख सकते हैं, तो भाई साहब इधर हरे में एक कहां आ रहा था, बाद में आ रहा था, लेकिन यहां पर एक कब आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो क्या हरे आ सकता है, नहीं आ सकता। हम लिखा गर्भे, गर्भे में ए कहां रहा था, अंतिम वर्ण था, जबकि यहां पर ए और ओ कौन सा आना चाहिए, पहला वर्ण आना चाहिए। मतलब पहले ए और ओ, और पहले ए और ओ कौन से आना चाहिए, धातु, धातु का आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, धातु का आना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल बात। और इधर उपसर्ग कौन सा आना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग। समझ गए आप, अवर्णांत उपसर्ग इधर आएगा। हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये कौन सा है, पूर्व। ये कौन सा है, पूर्व। पूर्व में क्या आना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग। क्या आना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग लिख सकते हो आप, अवर्णांत उपसर्ग। इधर कौन सा रूप है, पर रूप। पर रूप में क्या आना चाहिए, या तो ए और या क्या आना चाहिए, ओ। कौन सा आना चाहिए, धातु। ए और ओ से जो पद बना हुआ आएगा वो पद किसका होना चाहिए, धातु का। देखो यहां पर जो पद आ रहा धातु का नहीं हो रहा था, संज्ञा पद हो रहा था। यहां पर जो पद आ रहा है किसका है, धातु का है। धातु का आएगा तो ही पर रूप बनेगी, अगर धातु का नहीं आएगा यहां पर इस नियम में तो पर रूप कभी भी नहीं बनेगी। सही है बिल्कुल। इसका उदाहरण, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वो पहले जो पूर्व रूप की हमने परिभाषा पढ़ी, तो पूर्व में जो वर्ण है, पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए वो पूर्व रूप था। तो इसकी उल्टी कर लो आप, कि पर में जो वर्ण है, पर में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए वो है पर रूप। तो अब ये जो अवर्णांत जो उपसर्ग थे वो उधर धातु के पास में जाएंगे तो वैसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पर वाले हो जाएंगे। पहले कौन हो रहा था, पूर्व वाला, अब ये क्या हो जाएगा, पर वाला हो जाएगा। अब इसका उदाहरण में हम देख लेते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब इसका आगे, ऐसी धातु जो ए या ओ से बनी हो,
यहां धातु कौन सी आनी चाहिए? ऐसी धातु जो ए या ओ से बनी हुई हो। क्लियर है? और यहां पर अवर्णांत उपसर्ग आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए? अवर्णांत उपसर्ग। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण देखने के लिए हम कहते हैं पहले प्रधन एजते। जिससे तो देखो संधि कौन सी हो रही है? संधि कौन सी हो रही है? संधि हो रही इधर ए के बाद में, ए आके तो वृद्धि संधि हो रही थी, नियम से तो यही है। लेकिन वृद्धि में भी देखिए आप, वृद्धि में जब एजते आ गया तो फिर वृद्धि, जब ये नियम पहले आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर धातु वाली चीज आ जाएगी तो फिर नहीं होगा वो काम। तो एज अगर धातु आ जाइए तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए इसका हम देखते हैं प्र का विन्यास करते हैं। तो हम प्र में से क्या लेके आते हैं? प्र की अगर हलंत करते हैं, रैक्य हलंत। इसमें रैक्य हलंत हो चुका है, ध्यान रखना आप। रैक्य हलंत तो इधर कौन निकल गया? ए निकल गया। इधर कौन आ गया? एजते। क्लियर है? रैक्य, इसमें हलंत पैके नहीं है, इसमें हलंत क्यों? पै तो पहले से अपनी आवाज है, जो प्र बनता है। ये प्र शब्द कैसे बनता है? प आधार है और ए, ये ए किसके अंदर? ए में। तो हमने इसके रह के अलग लगा के ए निकाल लिया इसमें से। अब प्र का रह गया कौन? प्रयाधा रह गया। ए है, ए किसके पास में जाएगा? ए किसके पास में जाएगा? ए के पास में जाएगा। ए किसके पास में जाएगा? ए के पास में जाएगा, मतलब पर के पास में। तो ए बताइए, ए जैसा हो जाएगा या ए जैसा हो जाएगा? आप संधि पढ़ रहे हैं पर रूप, तो पर रूप में ए है वो ए के समान हो जाएगा या ए है वो ए के समान हो जाएगा? ऐसी संधि नहीं पढ़ी आपने कि ए आकर के ए के समान हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं पर रूप, तो ए जाकर कैसा हो जाएगा? ए के समान हो जाएगा। पहली संधि के अंदर पढ़ रहे थे, इधर कौन थे? खंडेलवाल जी थे। इधर कौन थे? गुप्ता जी थे। इधर वाले गुप्ता जी के क्या बन रहे थे? खंडेलवाल जी बन रहे थे। और कई बार शर्तें ऐसी होती हैं, इधर कन्या एक ही है, करोड़पति पिता के कन्या एक ही है, तो उसने शादी के पहले ही शर्त रख ली कि भाई नहीं, हम खंडेलवाल जी नहीं होने देंगे, आपको गुप्ता जी होना होगा। हम खंडेलवाल जी नहीं होने देंगे, आपको गुप्ता जी होना होगा। तो हम शादी करते हैं और शादी करने के बाद हमारे पास जो 10 करोड़ की संपत्ति है ये गुप्ता जी बनते आपकी हो जाएगी। खंडेलवाल जी तैयार, खंडेलवाल जी तैयार है कि 10 करोड़ के लिए तो आप जो बताओगे बन जाऊंगा मैं। तो बेचारे जो खंडेलवाली थे वो पर रूप के अंदर आकर के क्या बन गए? गुप्ता जी बन गए। दूसरी चीज शर्त एक और रख ली कि आप आओगे लेकिन पीछे कुछ भी नहीं, पीछे वहां जो आपका राशन कार्ड था उसमें से नाम कटा के आओगे, कुछ पहचान छोड़ के नहीं आओगे। कल को आप यहाँ 10 करोड़ में आपके नाम कर दूं, वापस भग जाओ, पूरी पहचान लेके आओगे तब 10 करोड़ में आपके नाम करूंगा। तो बेचारों ने पूरी जितनी फोटोएं पड़ी हुई थी, तस्वीरें पड़ी हुई थी, यादें थी, ले आए इधर। 10 करोड़ का मामला है। कितने का मामला है? 10 करोड़ का मामला है। बेचारे पूरी पिक्चर, पूरी तस्वीरें, पूरी यादें, पूरे खिलौने साथ ही लेके आ गए, उधर कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि इधर मामला 10 करोड़ का है। मामला कितने करोड़ का है? 10 करोड़ का। चाहे 10 करोड़ हाथ आने के बाद वापस दे दे, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बार तो लेके आ गए सबके सभी। तो ए गया, ए के पास में क्या बन गया? ए बन गया। इधर क्या बच गया? जते। ये कौन आ गया? प्रे। आधा रहता, आधा रह किसके पास में जाएगा? ए के पास, तो क्या बन जाएगा? प्रे। और ये क्या बन जाएगा? जते, प्रे जते। क्लियर? अब ये सर ये ए कहां गया? ए अवग्रह तो नहीं आया, तो भाई साहब 10 करोड़ का मामला है। कितने का मामला है? 10 करोड़ का मामला है। तो बताओ ए यहां क्यों रहता? अगर 10 करोड़ दे दे तो यहां पर ये क्यों रहेगा? अगर मामला कितने का हो? 10 करोड़ का हो तो ए यहां पर क्यों रहेगा? एक 10 करोड़ की बात आ गई तो एक भी सुना देता हूं आपको भी। एक कॉमेडी सर्कस का ही है, एहसान कुरैशी का दिया हुआ डायलॉग था ये। अक्षय कुमार को किसी बनियान की एड के लिए, अंडरवियर की एड के लिए उसको 10 करोड़ का एक ऑफर था। क्या था? 10 करोड़ का ऑफर था। और 10 करोड़ के लिए उसने अक्षय कुमार को बुलाया गया कि आपको ये अंडरवियर बनियान का विज्ञापन करना है, विज्ञापन करना है, टीवी पे आपको एड देना है। तो अक्षय कुमार जी बेचारे नहीं माने कि नहीं साहब मैं तो 20 करोड़ लूंगा। और कहना क्या था? कहना था केवल क्या कि यह बाहर का मामला है, ये क्योंकि अंदर का मामला सन्नी देओल पहले कह चुके थे बेचारे एक एड में, तो अंदर का मामला नहीं कह सकते थे, तो ये बाहर का
मामला ये कहना था। लेकिन अक्षय कुमार बेचारे नहीं माने, नहीं साहब 20 करोड़ लगेंगे, 20 करोड़ अगर आप दोगे तो बाहर का मामला होगा। बात मनाया गया भाई कैसे भी आप मान जाओ, 10 करोड़ पे मान जाओ, 12 करोड़ पे मान जाओ, लेकिन अक्षय कुमार 10 करोड़ पे उस समय था। अक्षय कुमार की है, अक्षय कुमार हीरो, देश का हीरो है, कितनों की मदद करता है बेचारा, हर शहीदों की मदद करता है। अभी कोरोना जो महामारी थी इसके अंदर उसने खुल के हाथ खोल के पूरा दान दिया बेचारे ने। तो उधर 20 करोड़ मांगे, इतने में जो हमारे एहसान कुरैशी थे वो बेचारे विज्ञापन के पास पहुंच गए और विज्ञापन वाले के पास जाके बोलते कि आप इस विज्ञापन के कितने दे रहे थे अक्षय करोड़ को, अक्षय कुमार को कितने दे रहे थे कि 10 करोड़, कि आप मुझे 2 करोड़ दो, मैं आपकी जो अंडरवियर बनियान है ये एड में नहीं पूरी उम्र पहन के भेज लूंगा, लेकिन मुझे 2 करोड़ दे दो। यहाँ मामला कितने का है? 10 करोड़ का मामला था। कितने का मामला था? 10 करोड़ का मामला था। तो 10 करोड़ के बेचारे 2 करोड़ के लिए एहसान कुरैशी ने यह कह दिया कि आप मुझे 10 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए दे दो, मैं पूरी उम्र ही आपके ही जो अंडरवियर बनियान है ये पूरी उम्र पहन के घूमूंगा। 2 करोड़ के लिए। यह मामला कितना करोड़ का है? 10 करोड़ का मामला है। तो ए बेचारा कहा कि आप तो दो, मैं तो पूरी यादें, पूरी पिक्चर, पूरी तस्वीरें सब खत्म करके इधर ही आ जाऊंगा। और बेचारा इधर आ गया और ये क्या बन गया? प्रयते बन जाएगा। प्रे ए अपनी पहचान पूरी बंद कर दिया, आगे क्या बन गया? जते। संधि क्या बनेगी? प्रेजते। संधि क्या बनेगी? प्रेजते। संधि क्या बनेगी? प्रेजते। अब इसमें ए नहीं आएगा तो प्रेज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रधनेजते। अब इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं, यह भी ले लेते हैं, उपधन औषधि। उपधन औषधि। लेकिन देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो एजते हैं ये धातु है, एज धातु, एव थोड़ी है, एव नहीं है, एवं नहीं है, अब नहीं है, धातु है। यहां पर धातु भी शुरू किससे हो रही है? ए से। इधर औषधि, औषधि भी धातु किससे शुरू हो रही है? ओ से। इधर क्या है? उप। उप क्या है? उपसर्ग। उप उपसर्ग कौन सा है? अवर्णांत है। उप उपसर्ग कौन सा है? अवर्णांत उपसर्ग है। उधर धातु कौन सी है? ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है। दोनों को मिलाइए, इधर हमने निकाल लिया उपे, उप में से कौन आ गया? ए के बाद कौन बच गया? इधर ए के बाद बच गए इधर कौन? औषधि। इधर ओपे अक्षर है वामतः गति, अक्षर की गति होगी तो कहाँ जाएगा? ओ के पास। स्वर बेचारे दयालु अपने जैसा रूप दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ओ बन जाएगा। इधर क्या बच गया? क्षति। मिलाइए, ए का ए पे जाएगा ओ के पास तो क्या बनेगा? पो। संधि क्या हो जाएगी? उपोषति। क्लियर? ये दोनों उदाहरण आपको समझने योग्य उदाहरण है, इनको आपको समझना है। अब एक चीज जो नई शामिल और हो चुकी उसको भी ध्यान से देखना है, थोड़ी सी टेढ़ी जरूर है लेकिन समझ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वो हम समझ रहे हैं यहां पर संधि पर रूप ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा नियम थोड़ा चेंज हो रहा है। वो नियम देखो क्या नियम है, वो ध्यान से देखना एक बार आपको, क्योंकि ये संधि बोर्ड में निश्चित जो बोर्ड में नहीं जोड़ सकते। मुझे लग रहा है इस साल ये बोर्ड का सिलेबस है, ये अंतिम सिलेबस है, अगले साल सिलेबस चेंज हो जाएगा तो संधि हो सकता है और जुड़ भी जाए, घट भी जाए, होता है सिलेबस में ये चीजें। व्याकरण तो क्या घटेगी, यानी मैं संस्कृत का कोर्स चेंज होगा तो आज ए और ए मिलकर के आ हो रहा था, कल ए और ए मिलकर के ई हो जाएगा। ये कोर्स चेंज नहीं होता है। कोर्स चेंज में पार्ट बदल सकते हैं, चैप्टर बदल सकते हैं, श्लोक बदल सकते हैं, व्याख्या बदल सकते हैं, लेकिन ग्रामर कभी चेंज नहीं होती। ए और ए, आज भी ए और ए था, ए और ए कल भी ए और ए रहेगा। आने वाले आपके जो पोते पढ़ेंगे, आपके जो पड़पोते पढ़ेंगे, आपके जो सड़पोते खड़पोते जो भी पढ़ेंगे तब भी ए और ए आई होगा। अब हम देखते हैं, देखिए एक चीज मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, वो आपको लिख लेना है सूत्र भी। वो सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी, इस सूत्र को लिख सकते हो आप, अचो अंत्यादि टी। इसको हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे कैसे, देखिए आप, हमने निकाला इधर में कौन है? अच। क्या निकाला हमने? अच है। अच के बाद क्या निकाला हमने? अंत। अंत के बाद क्या निकाला हमने? अंत के बाद निकाला हमने आदि। अंत्य आदि हमने क्या निकाला? ये अंत्य आदि। ये हमने क्या निकाला है? अंत्य। अंत के बाद आदि, आदि के बाद आ गया टी। अर्थात अच शब्द के अंत में, अच शब्द के अंत में जो आदि हो,
देखो ध्यान से, थोड़ी सी तो घुमाव खाएगी। ऐसी फिर पढ़ाई क्या है, एक बार में समझ में आ जाए, वो पढ़ाई नहीं है, कुछ तो घुमाना पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ने के लिए कुछ तो करना ही करना पड़ेगा। ये क्या है, अच शब्द होता है, अच शब्द होना चाहिए पहले। शब्द कौन सा होना चाहिए, अच शब्द। उस अच शब्द के जो अंत है, उस अंत के जो आदि में है वो टी। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है लुप्त हो जाना। टी का मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना। तो अच शब्द के जो अंत में जो आदि है, अंत के जो आदि में है वो लुप्त होगा। कौन सा अच लुप्त होगा, अच कौन सा लुप्त होगा, जो अंत के आदि में है, जो अंत के आदि में है वो अच लुप्त होगा। हम इसको समझेंगे। देखिए मान लीजिए अतः अंत्य का मतलब एक बात और बोल रहा हूं मैं, अचाम मध्य ये अंत है, अचाम मध्य ये अंत है, स अंत है। तो अचों के मध्य में जो अंत है वो अंत्यादि है। अचों के मध्य में जो अच आ रहा है, जो क्या आ रहा है, अच आ रहा है, उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। अचों के अंत में जो लास्ट में है तो एच आ रहा है, ए आएगा, ए वर्ण आएगा, उसका भी अंत करना है। अब एक बार लिखकर मैं इसको उदाहरण समझा देता हूं मैं एक बार आपको। जैसे मान लीजिए हम शब्द लिख रहे हैं, देखिए अच शब्द लिखेंगे हम, शब्द कौन सा लिखेंगे, इसी रूप वाला। तो इसका उदाहरण देखने के लिए हमने कर दिया, मान लीजिए मूल शब्द होना चाहिए, मूल शब्द में अच होना चाहिए, मूल शब्द। अब ये मान लीजिए मनस है, ये मनस मूल शब्द है। ये मनस शब्द कौन सा है, मूल शब्द होता है मनस, हमने लिया मनस। पतत मूल शब्द है, तो ये मूल शब्द होता है मनस। और मनस के बाद में हमने अब मनस शब्द है, ये शब्द कौन सा है, मनस। हम इसके देखते हैं अचो अंत्यादि टी समझ रहे हैं पहले में, इसमें इस मनस से हम क्या समझ रहे हैं, अचो अंत्यादि टी। विशेष तौर से ध्यान से देखना कि किस प्रकार से इसकी टी संज्ञा होगी, अर्थात हमें लुप्त क्या चीज करना है। तो ये मैं कह रहा हूं मनस। मनस के अंदर ये क्या है, मैं को हमने क्या कर दिया, आधा, क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। ए के बाद कौन आ गया, न को हमने व्यंजन बना के क्या निकाल लिया, ए के बाद में कौन आ गया फिर, से। अब देखो क्या लिखा है, अचो अंत्यादि। तो अंत्यादि अंत में जो आदि है, तो देखिए अंत में कौन है, अंत का जो आदि है वो सब है। तो ये कौन, अंत में कौन आ गया, ए ये आ रहा है। अंत में अच कौन सा आ रहा है, अंत में अच ये आ रहा है। अंत में अच कौन सा आ रहा है, अच अंत में आना चाहिए। तो बताइए इसमें अंत में से अच कौन सा है, से तो अच नहीं है। हम अच पढ़ चुके हैं, हम जब सूत्र अच्छी सूत्र पढ़ रहे हम अकय सवर्ण दीर्घ में इको यणची में अच पढ़ रहे थे, तो अच में ए आ रहा था, तो अच ये तो नहीं है। अच में कौन है, अंत में, अंत ये नहीं, तो ये है। अंत कौन सा अच होना चाहिए, अंत वाला अच होना चाहिए। कौन सा अच होना चाहिए, अंत वाला अच होना चाहिए। तो अच, अंत में अच कौन सा दिख रहा है बताओ आपको, अंत में अच ये है। समझ में आ गया, बिल्कुल अंत में अच ये है। तो जब ये लुप्त होगा इसकी टी संज्ञा होगी, टी का मतलब लुप्त। तो जब ये लुप्त होगा तो इसको साथ लेके होगा। जो इसके आदि में रहेंगे पूरे, आगे रहेंगे पूरे वाले, वो शब्द लुप्त होंगे। अगर ये ए यहां होता तो फिर ये लुप्त नहीं होता। जो अंत वाला होगा वो सबको लेके जाएगा पीछे वाले को। ये नहीं है ए होगा तो इनको लेके जाएगा, क्योंकि इसने अगर ए हम इसको अच मान लेते तो इन सबको लेके जाता। लेकिन अच कौन सा मान रहे हैं हम, अंत वाला। सूत्र में लिखा हुआ है अंत वाला लिखा हुआ है, तो अंत वाले के सर आप आगे वाले को मान सकते हो, आगे वाले क्यों नहीं मान रहे हो, हम यहाँ पर तो बस तुक्का लगवा रहे हो। तुक्का नहीं है, अंत वाला अच है। अच कौन सा है, अगर ये ए यहाँ नहीं आता, ये अगर यहाँ आता तो इन सबको साथ लेके जाता। क्लियर है, बिल्कुल अच होना चाहिए। तो अंत वाला ये एच हो गया तो इन सबको साथ लेके जाएगा। हम इसी की संधि आगे लगा देते हैं, तो ये समझ गए आप अंत वाला टी कैसे होता है। अंत वाला टी राम है, तो राम के अंदर अंत में अच कौन सा आएगा, ए आएगा। राम के अंदर लास्ट में ए है तो वहां पर ए केवल एक ही बचेगा। लेकिन मनस शब्द के अंदर से आ गया, से के पहले अच ये आ गया, तो इन दोनों को साथ लेकर के जाएगा। हमने यहां लिख दिया ईशा, क्या लिया हमने, ईशा लिख दिया। देखो संधि बिल्कुल समझ में आएगी, ईशा लिख दिया। अब हमने यहां पर क्या लिख दिया, ई दीर्घ और क्या लिखा। अब इनको मिलाइए आप,
अब मैं रह गया, मैं में से कौन निकल गया, ए के बाद कौन आ गया, न में से कौन निकल गया, ए से आ गया। तो इसमें इन दोनों की क्या होगी, टी संज्ञा होगी। टी संज्ञा का मतलब दोनों क्या हो गए, लुप्त। किस सूत्र से लुप्त हुए, अचो इत्यादि टी। सही है बिल्कुल, अचो इत्यादि टी से अंत वाला जो अच था, वो जिनके आदि में सब कुछ थे, उधर सब कुछ थे, वो सबको टी, सबको लुप्त ले गया, सबको लेकर वहां से चला गया। अब इनको मिलाएंगे, मिलाने पर दोनों मिलकर क्या आ गया, मैं न कहाँ जाएगा, ई के पास क्या बन जाएगा, नी। संधि क्या हो जाएगी, मनीषा। संधि क्या हो जाएगी, मनीषा। आगे बिल्कुल समझ में आपकी। इसके में एक संधि और समझ लेते हैं, अंत्यादि टी वाली एक संधि और देख लेते हैं। वो एक संधि इसकी हम समझ लेते हैं इधर ही। वो देखो हम क्या समझ रहे हैं, वो समझ रहे हम पतत धन अंजलि है। पतत धन अंजलि है। पतत के अंदर ये मूल शब्द है, पतत मूल शब्द, पतती, पतती मूल शब्द नहीं है, पतती का मूल शब्द क्या है, पतत है। यहाँ पर पतत मूल शब्द है। इसका हम विन्यास करते हैं तो पै के बाद कौन आ गया, ए के बाद ये कौन आ गया, तय के में से क्या निकल गया, ए निकल गया। ए के बाद कौन आ गया, तय के बाद कौन आ गया, इधर वाला अंजलि, ये अंजलि। अब ये शब्द था हमारा, इसका देखो अंत्यादि टी, तो इसमें अच, अंतिम अच कौन सा है, ये अच नहीं है। अंतिम अच कौन सा है, ये अंत यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये अंत यहाँ है, तो अंतिम अच में देखिए कौन सा आ रहा है, ए। अब जब ए यहाँ आएगा तो क्या इनको लेके डूबेगा, नहीं, उनको लेके डूबेगा, इन दोनों को। इन दोनों की क्या होगी, टी। इन दोनों क्या होगी, टी संज्ञा होगी। जब टी संज्ञा होगी तो यहाँ पर कौन बच गया, पै और मिलकर के पै बच गया। तय है, तय कहाँ जाएगा, ए के पास, तो तय क्या हो जाएगा पूरा, ये लोजी संधि क्या हो जाएगी आपकी, पतंजलि है। पतत धन अंजलि है, पतंजलि है। पतत धन अंजलि है, पतंजलि है। अब ये दूसरा सूत्र था हमारा। पहला था हमारा कौन सा, एंगी पर रूपम। दूसरा कौन सा है, अचो इत्यादि टी। और 10th क्लास के सिलेबस में है, कंपटीशन के सिलेबस में है, तो इसको लिखना भी जरूरी है। पहला एंगी पर रूपम, दूसरा था अचो इत्यादि टी। बिल्कुल क्लियर। इसका एक सूत्र और है, वो भी हम देख लेते हैं। वो सूत्र क्या है, तो देखिए उस सूत्र को हम पढ़ लेते हैं। उस सूत्र को हम पढ़ लेते हैं, वो है सकंद्वादिषु। सूत्र नंबर कौन सा है, 3। सकंद्वादिषु, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, पर रूपम वाच्यम, ये है सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। सकंधु, देखो इसको संधि करेंगे तो संधि करें तो क्या आ रहा है, संधि करने पर आ रहा है सकंदु, फिर आ रहा है आदिशु, क्या आ रहा है, आदिशु। पर रूपम वाच्यम, पर रूप कहा जाता है। वार्तिक, ये वार्तिक का, ये कात्यायन ने लिखा है, ये पाणिनि ने नहीं लिखा है, ये कात्यायन ने। त्रिमुनि, पाणिनि को त्रिमुनि से निकाला गया। पाणिनि ने हर चीज क्लियर की है। और जो ये वाच्य है, जो वार्तिक है, ये वार्तिक किसने लिखा है, कात्यायन ने लिखा है। जितने वार्तिक, इसलिए कात्यायन को हम क्या कहें, वार्तिककार। कात्यायन क्या कहा गया है, वार्तिककार कहा गया है। तो सकंदु आदेशु पर रूपम वाच्यम तच टी, यहां पर भी टी संज्ञा हो रही है। आगे लिखा हुआ तत् टी, तच टे है, इसके आगे लिखा हुआ है तच टे है। इसका संधि करेंगे तो क्या आएगा, तत् टे, मतलब उसकी भी क्या हो रही है, टी संज्ञा हो रही है। टे, इस टे में क्या चीज है, इकारांत शब्द मति, मति से बन रहा है मते हैं। मति से क्या बन रहा है, मते हैं, तो टी से क्या बन रहा है, टे है। सही है बात। मति है, मतिम, मत्या, मते, मते हैं, मतौ, हे मते, ये मते शब्द यहाँ पर और इकारांत है, तो टी आ गई। यहाँ पर क्या निकल गया कि टी। तो सकंदु आदि पदों में, सकंदु आदि पदों में जो इसमें भी अच्छा होगा वो क्या होगा, टी। सकंदु आदि पद बहुत कम है, जैसे सकंदु है, करकंदु है, ये कुछ शब्द हैं, ज़्यादा शब्द नहीं है, इनकी गिनती ज़्यादा नहीं है, इसलिए समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके उदाहरण मुश्किल से 5-7 उदाहरण मिलेंगे आपको। तो सकंदु आदि, अब सकंदु आदि में से इसके उदाहरण समझने के लिए जो क्या लेके आते हैं, सकंदु आदि जो पद हैं वो हमें ध्यान से देखना है।
और हम इसकी ये लेके आएंगे, पहले मान लीजिए हम लेके आएंगे सक धन अंदू। अब हम ध्यान रखना, हमें अगर बोर्ड में संधि आ जाए सकंदू आते ही समझ लो हमारे दिमाग में सूत्र ये आना चाहिए, सकंदू आदेशु पर रूपम वाच्यम। ये नहीं है सकधन अंदू आ गया और तुम में सकांदू, क्या और मिलकर के का कर दिया सकांदू। फिर संस्कृत पढ़ी क्या? संस्कृत पढ़ने के लिए कुछ तो इस दिमाग को खाली रखना होगा। और जब हम पढ़ने बैठे तो दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, जो वायरस है, उसको पहले डिलीट करो। डिलीट करने के बाद हर चीज को भरो आप, तो फिर सही काम होगा। तो अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं, एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, तो जो फालतू चीजों को डिलीट करो, अच्छी चीजों को भर लो आप। इसको हम सकांदू तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ये पढ़ लिया। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो इसको सकांदू ही बनाते। लेकिन जब आपको बता दिया कि ये लोहा है, ये गर्म है, क्या उसको पकड़ोगे? अगर आपको नहीं बताते, आप उस लोहे की छड़ को पकड़ते जो बहुत गर्म करी हुई थी, लेकिन उसके अंदर दिख नहीं रहा था कि ये गर्म है, वो लाल नहीं थी लेकिन गर्म की हुई थी, उसको आप पकड़ लेते। लेकिन जब कह दिया कि वो छड़ गर्म है, पकड़ोगे उसको? वो तार है, उसमें करंट आ रहा है, उसको पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे। तो ये चीज यहाँ है। जब मैंने कह दिया कि यहाँ पर सकंदवा आदि सुपर रूपम वाच्यम, तो क्या इसकी दीर्घ संधि बनाओगे? अब तो नहीं, अब तो नहीं बनाएंगे। पहले बना रही थी, पहले मालूम नहीं था इसमें करंट आ रहा है, आपने कह दिया करंट आ रहा है, अब नहीं बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। इसका हम टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े करने पर क्या निकाला हमने? समय से क्या निकल गया? ए के बाद क्या आ गया? कै, और कै के बाद क्या आ गया? ए, और अगला पद क्या आ गया? अंदू है। क्या आ गया? अंदू है। देखो अंतिम अच कौन सा है? अंतिम अच कौन सा है? ये अंतिम अच, ये अंतिम अच ए। जब अंतिम अच, ये तो परवल आ गया पद अंतिम है। अब इस पद में अंतिम अच कौन सा है? इसके आगे कुछ नहीं है। मनस में दो जा रहे थे अस, पतंजलि में दो जा रहे थे अत, इसमें अंतिम अच यही है, इसके आगे कोई है ही नहीं, तो ये थोड़ी जाएगा, आगे वाले जाएंगे, आगे कोई है ही नहीं। इसका मतलब है इस अकेले की क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई। समझ गए? अब स को मिलाओ ऐसे, तो क्या आ गया? स। कै कहाँ मिलेगा जाकर? ए में। कै मिलेगा इस एम में, तो क्या बन जाएगा? कै। आगे क्या आ गया? क्या आधा है ये? व्यंजन अर्धमात्रिकम, व्यंजन आधे मात्र के होते हैं, तो ए के पास में क्या बन गया? संधि क्या हो जाएगी? सकंदू है। क्लियर? अब इसी के उदाहरण आप बना सकते हो। करकंदू, करकधन अंदू है, बना सकते हो इसका आप? करकंदू है, बना सकते हो इसकी। इसी प्रकार एक संधि और बता दूं मैं आपको, कुलधन अटा। कुलधन अटा, इसको दीर्घ मत बना देना, इसको दीर्घ मत बना देना। कुलधन अटा की संधि वही है, इसके अंदर ही हम निकालेंगे क्या? टी संज्ञा। कुल करेंगे तो कुल में हम क्या करेंगे? देखो ये हो गया कै, कै के बाद स्वर कौन सा निकल गया? ऊ के बाद कौन सा निकल गया इसमें? ले के बाद कौन आ गया इधर? ए के बाद कौन आ गया इधर? अटा। अंतिम अच कौन सा है? ए। क्या मिलेगा? ऊ में तो क्या हो गया? कु। ले कहाँ जाएगा? ए के पास, तो क्या हो जाएगा? ले। संधि क्या हो जाएगी? कुलटा। कुलटा की संधि विच्छेद क्या होगा? कुलधन अटा। कुलधन अटा। सकंदू की संधि क्या होगी? सकधन अंदू। करकंदू की संधि क्या होगी? करकधन अंदू। एक संधि और बता मैं, सीमंत। देखो सीम धन अंत है। अब आपने कई जगह ये पढ़ा होगा सीमांत है, बिल्कुल सही है, सीमांत होता है, बिल्कुल सही है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन यहाँ सीमांत कौन सा है? ये किसी क्षेत्र की सीमा, किसी क्षेत्र की सीमा, वहां पर सीमांत है। और जो मैं आपको बता रहा हूं इस सकंदू वाले गण का, तो उसमें इसकी संधि क्या हो रही है? सीमंत है। सही है, यहाँ सीमांत है संधि। अगर बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में अगर ये संधि आ जाए, तो इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगा? सीमा धन अंत है। क्या बनेगा? सीम धनंत बना सकते हो, सीमा धनंत बना सकते हो। लेकिन इसकी संधि, ये सीमंत क्या है? यह है केश वेश के लिए। केश ये केश बाल है, इनके लिए यह सीमंत है। जो केश से रहित है सीमंत है, केश वेश के लिए यह सीमंत है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी जो पररूप संधि थी, इसको ढंग से समझना है। दो तीन जो लास्ट वाली चीजें हैं, सकंदू, करकंदू, कुल्टा, पतंजलि, मनीषा, इन उदाहरणों को 2-3 बार देखना है। अगर उदाहरण बोर्ड में आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएंगे निश्चित है। तो और इनके अलावा उदाहरण है भी नहीं इनके। ऊपर वाले उदाहरण में प्रधनेश थे, उपधनोश थे, वो बता दिए। इस प्रकार ये स्वर संधि थी, ये बिल्कुल पूर्ण हो चुकी है।
स्वर संधि यहाँ पर खत्म होती है, अगली हम संधि शुरू करेंगे व्यंजन। तो जब स्वर संधि शुरू हमने खत्म कर दी, व्यंजन शुरू करेंगे, तो व्यंजन संधि के पहले एक चार्ट देंगे आपको, पूरा चार्ट है जो बोर्ड पे पहले बना दूंगा मैं, टाइम खराब नहीं हो आपका। उस चार्ट के अंदर इस पूरी स्वर संधि को आपको शॉर्ट में कैसे समझना है वो बता दूंगा मैं बोर्ड पे करके। उस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अब कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्लास कैसी रही, स्वर संधि कैसी रही, ये स्वर संधि आपका पहला विश्राम यहाँ हो चुका है। अगले जो हमारा विश्राम जो अपने कदम है, अगली जो सीढ़ी होगी वो व्यंजन संधि की होगी। हमारा स्वर से स्वर मिलना यह खत्म हो जाएगा। अब स्वर से स्वर तो नहीं मिलेगा, स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है, व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ सकता है, लेकिन पहले क्या आएगा? व्यंजन। पहले क्या आएगा? व्यंजन। ये हम पढ़ेंगे कहाँ? व्यंजन संधि में। इसलिए नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय।